गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लोग वैदिक युग से करेंगे। वैदिक युग में प्रकृति की पूजा होती थी। किस रूप में होती थी? तो इंद्र भगवान की पूजा होती थी, क्योंकि वो बारिश के देवता थे। अग्नि देवता की पूजा होती थी, वायु देवता की पूजा होती थी, पर्वतों की पूजा होती थी, नदियों की पूजा होती थी, सूर्य भगवान की पूजा होती थी। और जब सभी लोग एक ही वक्त पे प्रकृति की पूजा करने लगे तो वो एक त्यौहार का रूप ले लिया, और त्यौहार से बना जन संग्रह। और वो जन संग्रह कहाँ पे होने लगा? तो वो प्रायः पहाड़ों पे के समतल क्षेत्र में होने लगा, वृक्षों के नीचे होने लगा, या फिर गुफाओं में होने लगा, जहाँ लोग एकत्रित होकर प्रकृति के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने लगे। वहीं से मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। मंदिर शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख होता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और प्रारंभिक मंदिरों के जो छत थे वो चपटी बनाए जाते थे। अगर गुफाओं में मंदिर बन रही है तो उनके छत प्रायः चपटे ही होंगे। और मंदिर के शिखर का निर्माण देखें तो वो गुप्ताकालीन मंदिरों के जो निर्माण होने लगे, उनके मंदिरों के ऊपर शिखर का निर्माण होना शुरू हो गया। अब देखें गुप्ता काल से, तो इस काल में कला का विविध ज्ञान का विकास हुआ, जिसमें चित्रकला, मृदभांड, स्थापत्य कला और वास्तुकला का विकास हुआ। चित्रकला में बोले तो चित्रकारी करना तथा नक्काशी करना। मृदभांड में मिट्टी के बर्तन हो गए या फिर मूर्तियाँ हो गई। स्थापत्य कला में भवन निर्माण की प्रक्रिया हो गई, तकनीक हो गए इत्यादि का विकास हुआ। और वास्तुकला में भवन को आभूषित करने के तरीके, जैसे दीवारों पर अलंकरण करना, डिजाइन करना, मापन, जमीन की तैयारी इत्यादि का ज्ञान हो गया था, जो कि भवन निर्माण प्रक्रिया, मंदिर निर्माण प्रक्रिया हो गई, वाहनों के सुशोभित करने की प्रक्रिया हो गई, या फिर आभूषण बनाने की प्रक्रिया में इन कलाओं को देखा जाने लगा। लेकिन अगर देखा जाए तो हड़प्पा काल में भी तो चित्रकला, मृदभांड, स्थापत्य कला, वास्तुकला के ज्ञान को देखा जाता है। वो लोग भी इस काल में आगे थे, वो लोग भी इस क्षेत्र में बहुत आगे थे। लेकिन हड़प्पा काल में मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगर मंदिरों के साक्ष्य की बात करें तो विभिन्न प्रकार के मंदिरों के विभिन्न प्रकार के प्राप्त अवशेष अधिकांशतः गुप्त काल से जुड़े हुए हैं। जो प्राप्त हुए हैं वो गुप्त काल से ही जुड़े हुए हैं, और इस काल में, गुप्त काल में ही धर्म और कला का संयुक्त प्रभाव देखने को मिला है। अब देखो, इस काल में जो अधिकांश मंदिर प्राप्त हुए हैं वो पाषाण निर्मित हैं, यानी पत्थरों से बनाए गए हैं। और विकसित वास्तुकला का प्रयोग मंदिरों में गुप्त काल का सर्वोच्च उदाहरण है या माना जाता है। देखो, विकसित वास्तुकला की बात करो तो विकसित वास्तुकला को कहते हैं हम लोग वास्तुशास्त्र। और वास्तुशास्त्र का प्रयोग मंदिरों में होना यह गुप्त काल का सर्वोच्च उदाहरण है। अगर वास्तुकाल का प्रयोग मंदिरों में हो रहा है तो विभिन्न शैलियों की उत्पत्ति वहाँ से होती है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों की बात करो तो वो सांची के मंदिर हैं, एरन के विष्णु मंदिर है, या तिगवा के विष्णु मंदिर हैं, जो गुप्त काल के स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। अब ये मंदिरों का एक टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए बनाया गया, ये किसी शैली को प्रदर्शित नहीं करती हैं। अब ये देखो, गर्भगृह किसे कहते हैं? जहाँ पर देव मूर्ति को स्थापित किया जाता है उसे हम गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह के ऊपर का जो भाग होता है ये तीरनुमा स्ट्रक्चर, इसे शिखर कहते हैं। अगर दक्षिण भारत में इसे देखा जाए तो दक्षिण भारत में इसे विमानम कहते हैं। और ये जो शिखर जहाँ पर मिलती है वहाँ पर ये जो वृत्ताकार जो है क्षेत्र, इसे आमलत कहते हैं। और आमलत के ऊपर होता है कलश, जो मंदिर में देव मूर्ति के स्थापना का प्रतीक है। कलश के ऊपर त्रिशूल होता है, त्रिशूल में ये ध्वज होते हैं। अब देखो, जो गर्भगृह होती है वो चारों तरफ, तीनों तरफ से घिरी होती है, एक तरफ से खुला होता है, और उसके आगे बनाई जाती है ये मंडप। यह मंडप विभिन्न क्रियाकलापों के लिए बनाई जाती है। यहाँ पर यज्ञ, हवन इत्यादि होते हैं, नाच गायन भी यहीं पर होते हैं। और ये जो मंदिर के जो ये समतल क्षेत्र हैं, मंदिर की शुरुआत से यह समतल क्षेत्र, इसे पीठ कहते हैं। और ये जो हो गया इसे गोपुरम कहते हैं। यह प्रायः मंदिर का द्वार होता है, और ये दक्षिण भारत के मंदिरों में देखा जाता है। इसे चबूतरा कहते हैं। तो ये मंदिरों को, मंदिर के टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए बनाया गया है। आगे चले हम लोग मंदिर निर्माण शैलियों के बारे में देखें तो ये तीन प्रमुख शैली है: नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली की बात करें तो ये उत्तर भारत में देखने को मिलता है। उत्तर भारत में कहाँ तक? तो हिमालय से लेके विंध्यन पर्वत के क्षेत्र तक के में नागर शैली से निर्मित मंदिरों को देखा जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों की बात की जाए तो ये कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक के क्षेत्र में
द्रविड़ शैली के मंदिरों के निर्मित मंदिरों को देखा जाता है। और ये जो बीच के क्षेत्र हो गए विंध्यन पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के तक के क्षेत्र में बेसठ शैली से निर्मित मंदिरों को देखा जाता है। देखते हैं हम लोग नागर शैली के बारे में। हिमालय से लेकर विंध्यन पर्वत तक के क्षेत्र में प्रचलित है। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं और मंदिर का गर्भगृह चौकोर होता है। ये दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे। शिखर के ऊपरी भाग पर आमलक तथा कलश होते हैं। कलश क्या होती है? एक पात्र होती है, या तो ये तांबे का हो, कांसे का हो या फिर सोने का हो इत्यादि का बना होता है। और इसके ऊपर में नारियल को रखते हैं, हम लोग स्थापित करते हैं, जो मंदिर में देव मूर्ति की स्थापना का प्रतीक होता है। और ये प्रायः उत्तर भारत में मंदिरों में देखा जाता है। तो शिखर के ऊपर में आमलक होती हैं तथा कलश बनाए जाते हैं और गर्भगृह के सामने महामंडप, अर्धमंडप और नृत्य मंडप बनाए जाते हैं। अब देखें इसमें, तो ये है नागर शैली से निर्मित मंदिर और ये उसके बीच के जो क्षेत्र इसे अंतराल कहते हैं और मुख्य मंदिर और उसके बीच के क्षेत्र को अंतराल कहते हैं। और ये हो गया आपके महामंडप, अर्धमंडप और नित्य मंडप। यहाँ पर यज्ञ हवन जैसी क्रियाएं होती हैं, यहाँ पर नित्य गायन जैसी क्रियाएं होती हैं और यह मंदिर का अधिष्ठान है। और एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है कि ये देखो आमलत है, आमलत के ऊपर कलश है, ये त्रिशूल है। तो ये मंडप के ऊपर में भी आमलत है, ये कलश है और ये त्रिशूल है। ये मंडप के ऊपर में भी होती है, लेकिन मंडप की जो ऊंचाई होती है मुख्य मंदिर से ऊंची नहीं हो सकती है। अभी इसमें एक चीज़ समझने लायक है। एक चीज़ है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ क्या होते हैं? जब ये जो गर्भगृह है, गर्भगृह के चारों तरफ लोग परिक्रमा करते हैं। ये वैदिक काल से ही चलते आ रहा है। जो देवभूमि होती है लोग उसकी परिक्रमा करते थे। और ये हिंदू धर्म हो या जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, उसमें लोग अपने देवभूमि की परिक्रमा करते हैं। जो परिक्रमा पथ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो चलिए आगे इसे समझते हैं। ये है नागर शैली से निर्मित मंदिर। अब ये जो नागर शैली है, देखो नागर शैली जो बना है वो नगर शब्द से बना है। तो चलो इसे समझते हैं। ये देखो जंघा है, मंदिर की मेन दीवारों को जंघा कहते हैं। यह गर्भगृह है जहाँ पर मंदिर में देव मूर्ति को स्थापित किया जाता है। यह ग्वाच है जो मंदिर के झरोके हैं वेंटिलेशन के लिए। यह शिखर है, ये शिखर जहाँ पे मिलते हैं ये आमलक है। आमलक के ऊपर ये कलश है, ये ध्वज है। ग्रीवा मंदिर के गर्दन को कहते हैं। अंतराल मुख्य मंदिर और महामंडप के बीच का क्षेत्र उसे अंतराल कहते हैं। यह महामंडप है जहाँ पर हवन की क्रियाएं होती हैं, यज्ञ की क्रियाएं होती हैं। अर्धमंडप यहाँ पर नाच गायन जैसी क्रियाएं होती हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये देखो इसके ऊपर जो चित्रकला का जो प्रयोग हुआ है गुप्त काल में, गुप्त काल से शुरू हुआ है, ये इसके दीवारों पर देखने को मिलता है। अंदर मंदिर के भवन में देखें तो जो मैंने बताया था प्रदक्षिणा पथ, वो प्रदक्षिणा पथ जो होती है नागर शैली में वो मंदिर के अंदर में निर्मित होती है। यानी जो परिक्रमा जो लोग करते हैं वो मंदिर के अंदर में होती है तथा मंदिर के दीवारों पर नक्काशी चाहे चित्रकारी के नमूने आपको नागर शैली में मिल जाएंगे। अब आते हैं पंचायतन शैली में। इस शैली में जो मंदिर के मुख्य देवता होते हैं मंदिर के प्रांगण के मध्य में होते हैं तथा चारों कोने पर चार छोटे सहायक देवता देवी देवताओं के मंदिर बने होते हैं। इसका उदाहरण है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के। अब देखो ये तो एक मुख्य देवता हो गए, मुख्य देवता के अराउंड चार देवता के मंदिर बने होते हैं जिसे पंचायत शैली की मंदिर कहते हैं। अब देखो राम मंदिर का जो है, राम मंदिर नागर शैली से बनाया जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। अब आते हैं द्रविड़ शैली पे। यह कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र में द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिरों को देखा जाता है। इनका गर्भगृह वर्गाकार तथा आयताकार भी होता है जिसके ऊपर में पिरामिडाकार शिखर होता है और शिखर के सर्वोच्च भाग को स्तूपिका कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो वर्गाकार होता है, ये आयताकार होता है, कहीं पर अष्टाकार भी देखा है। यानी हम लोग इसे कह सकते हैं कि गर्भगृह जो होते हैं द्रविड़ शैली में वो बहुभुजाकार भी हो सकता है। अब पिरामिडाकार से क्या होता है? तो देखो ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है। अब ये इसे एक चीज़ ये भी कहते हैं कि जो द्रविड़ शैली से जो मंदिर बनी होती है वो बहुमंजिली होती है। मतलब उसे बहुत सारे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्रथम तल्ले दूसरे तल्ले, तो वो तल्ले के रूप में बनी होती है। यानी बहुमंजिली इमारत ये बनी होती हैं। और ऊपर में क्या होता है? स्तूपिका होता है। हम लोगों ने पढ़ा नागर शैली से जो निर्मित मंदिर थी उसके ऊपर में आमलक होता था। इसमें क्या होती है? इसमें स्तूपिका होती हैं। और पिरामिडाकार जो होता है उसे विमान, इसकी प्रमुख विशेषता हम लोगों ने पढ़ा था। जहां हम लोग नागर शैली में उसे शिखर कहते हैं तो दक्षिण भारत में उसे क्या कहते हैं? विमानम कहते हैं।
गर्भगृह के सामने बहुसंख्यक स्तंभों पर टिका महामंडप, अर्धमंडप, नंदी मंडप जो शिव मंदिरों में देखने को मिलता है, गरुड़ मंडप जो विष्णु मंदिर में देखने को मिलता है, जैसी संरचना होती है। अब एक बार हम लोग फिर डायग्राम पे चलेंगे। तो देखो ये मंदिर है और मंदिर के आगे जो मंडप है वो अनेकों स्तंभों पर टिका है। ये प्रायः द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है और ये जैसे देख रहे हो आप लोग, प्रथम तल्ले, दूसरे तल्ले, तीसरे तल्ले, ये बहुमंजिली इमारत के रूप में बनी होती हैं। इसके ऊपर में ये स्तूपिका है, उसके ऊपर में कलश है जो मंदिर में देव मूर्ति के स्थापना का प्रतीक है। अब देखो मंदिर प्रांगण में तालाब तथा चारों कोने पर सहायक देवी देवताओं के मंदिर बने होती हैं और इसमें जो परिक्रमा पथ होता है वो मंदिर के बाहर होता है, मतलब खुले वातावरण में होता है। मंदिर का प्रवेश द्वार काफ़ी भव्य होता है जिसे गोपुरम कहा जाता है, मंदिर का गोपुरम। और जहाँ पर तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर हैं, इसके गोपुरम बहुत ही प्रचलित हैं दक्षिण भारत में। और ये दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर कहाँ पर, तो दक्षिण भारत में प्रायः तमिलनाडु, केरल, साउथ कर्नाटका और साउथ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिरों को ज़्यादातर देखा जाता है। द्रविड़ शैली के अंतर्गत एक आती है नायक शैली, जिसके अंतर मीनाक्षी मंदिर और रामेश्वरम मंदिर इनके स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। आगे हम लोग बेसर शैली से निर्मित मंदिरों को देखते हैं, जिसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। यह कृष्णा नदी से लेकर विंध्यन पर्वत तक के क्षेत्र में प्रचलित है। यह नागर एवं द्रविड़ शैली की विशेषताओं के युक्त होती है। देखो इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषता इसमें पाई जाती है। इसके गर्भगृह जो होती हैं वो वर्गाकार होती है, लेकिन कहीं कहीं भी बहुकोणीय आकार के भी गर्भगृह देखे जाते हैं। और वृंदावन के जो वैष्णव मंदिर है उसमें गोपुरम भी बनाए गए हैं। मतलब ये जैसे हम लोग दक्षिण भारत के मंदिरों में देखा द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम बनाए जाते हैं, तो ये वेसर शैली के जो मंदिर है उसमें भी गोपुरम देखे गए हैं। कहाँ, वृंदावन के वैष्णव मंदिर में। ये देखें ये वेसर शैली से निर्मित मंदिर है और इसमें देखा जाए तो यह जो धरातल है, ये जो मंदिर का धरातल है ये प्रायः द्रविड़ शैली के निर्मित मंदिरों के तरह ही है। और इसका जो गर्भगृह है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि या तो वर्गाकार होता है या बहुभुजाकार होता है, और द्रविड़ शैली में भी हम लोगों ने देखा वर्गाकार और बहुभुजाकार। तो इसको जो गर्भगृह है वो द्रविड़ शैली की तरह होगी। और द्रविड़ शैली की तरह ही मंडप हैं, जैसे देखो बहुत सारे स्तंभों पर टिके मंडप हैं इसके भी। तो मंडप तो क्या क्या हो गया, इसके धरातल, इसके गर्भगृह, इसका मंडप और इसका विमानम। देखो विमानम में क्या कहोगे, देखो ये विमानम जो है, जो जाकर आगे में जो मिला है ये यहाँ पर स्तूपिका बनी हुई है, स्तूपिका से मिला। तो यानी इसके विमान मतलब इसका जो पिरामिडाकार जो शेप है, पिरामिडा तो नहीं कहेंगे लेकिन जो विमानम शेप है वो हो गया। और मंदिर की स्तूपिका यानी स्तूपिका, विमानम, धरातल और स्तंभ, ये चीज़ें जो हैं ये द्रविड़ शैली पर आधारित है। और नागर शैली पे बात करें तो नागर शैली के अनुसार इसकी सजावट की गई है और चित्रकारी की गई है। जैसे दीवार पे चित्रकारी देख रहे हो, और इसकी जो सजावट है वो नागर शैली के तरह ही होती है। अब एक चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो है आधार से शिखर तक ये अर्धगोलाकार होते हैं। मंदिर जो बेसर शैली से निर्मित होती हैं वो अर्धगोलाकार या गोलाकार देखने को मिलती हैं। ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जहाँ तक हम लोगों ने देखा कि नागर शैली से जो निर्मित मंदिर होती है वो चतुष्कोणीय होती हैं, लेकिन जो बेसर शैली से जो निर्मित मंदिर होती है वो अर्धगोलाकार या गोलाकार रूप में आपको देखने को मिलती हैं। और ये होयसल राजाओं द्वारा इसे बनाया गया था। तो ये इस वीडियो का एंड है। इसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द से किसे निर्दिष्ट किया जाता है? ऑप्शन में है आपका ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, एक धार्मिक संप्रदाय, मंदिर निर्माण की शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि पंचायतन शैली से मंदिरों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन सी सही है, जिसमें एक मुख्य मंदिर होता है और उसके अराउंड 4 छोटे देवी देवताओं के मंदिर बनाए जाते हैं, जिसे पंचायत शैली से निर्मित मंदिर कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मंदिरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जिसमें आप मूर्ति विद्या है, आर्कनोलॉजी है, पोमोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी है। देखो इसे नाम से ही पता चल रहा है, मूर्ति विद्या, मंदिर के अध्ययन को मूर्ति विद्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बाकी आर्कनोलॉजी को हम लोग कहते हैं मकड़ी का अध्ययन,
पोमोलॉजी जो होता है फलों का अध्ययन होता है, और निथोलॉजी जो होता है वो पक्षी विज्ञान के संबंधित होता है। अब आते हैं खजुराहो के मंदिर किस शैली से निर्मित है। तो खजुराहो मंदिर जो है वो नागर शैली से निर्मित है, और मंदिरों का शहर खजुराहो को कहते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। दक्षिण भारत के भव्य मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान, गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय मंदिर कौन सा है? ए में हो गया कोणार्क सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर। तो भारत में राष्ट्रीय मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा जो मंदिर है वो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए में है पुष्कर, ऑप्शन बी में है मथुरा, ऑप्शन सी में है कोलकाता, ऑप्शन डी में है उज्जैन। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मा की एकमात्र मंदिर पुष्कर में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माता है। ऑप्शन ए में राजराजा प्रथम, अहिल्याबाई होलकर, महर्षि दयानंद सरस्वती और पुलकेशिन। तो देखो इसका ऑप्शन ए होगा राजराजा प्रथम। अहिल्याबाई होलकर हैं जो 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए जाएगा राजराजा प्रथम। ऐसा मंदिर शैली जिसका तल गोल हो, योजना द्रविड़ शैली की तथा रूप नागर शैली की, वो क्या कहलाता है? तो वो बेसर शैली कहलाता है। जिसका तल गोल है, योजना द्रविड़ शैली से है और रूप नागर शैली से है, वो है बेसर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची व महाबलीपुरम की मंदिर निर्मित है। कांची और महाबलीपुरम के जो मंदिर निर्मित है वो है द्रविड़ शैली पर निर्मित मंदिर है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और आखिरी तक बने रहें आप हमारे वीडियो के साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के बीच इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।